हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, जो कि है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब ये टॉपिक आपका एमकॉम फर्स्ट ईयर और एमकॉम सेकेंड ईयर दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के ही पेपर में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आप नेट जेआरएफ की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए तब भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो आई होप आपने पिछले वीडियोस को भी जरूर देखा होगा, जहां पे हमने डिस्कस किया था अपने पिछले सेशन में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में, और वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे मैं आपके होम एग्जामिनेशंस की बात करूं और चाहे मैं नेट जेआरएफ की बात करूं। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा उस वीडियो को, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और अब आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। इग्नू ई पाठशाला को जरूर से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहती हैं मैं आपको वहां पे रेगुलर बेसिस पे इन्फॉर्म कर देती हूँ। ठीक, और जहां तक रही बात आपकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, तो इग्नू स्क्वाड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अपने सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। तो अपने आज मेन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में और इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो परेशान मत होइएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो हमने अपने पिछले सेशन में डिस्कस किया था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में, और हमने डिस्कस किया था स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। आई होप आप लोग को याद होगा, अगर आपने वीडियो को देखा है तो आपको उसके बारे में नॉलेज भी हो गई होगी अब, राइट? तो अगर मैं स्टेजेस की बात करूं तो हमने वहां पे 4 स्टेजेस पढ़ी थी किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की। वो क्या थी हमारी? पहली थी हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज, ठीक। सेकेंड स्टेज थी हमारी ग्रोथ स्टेज, थर्ड स्टेज थी हमारी मैच्योरिटी स्टेज, एंड फोर्थ थी हमारी डिक्लाइन स्टेज, राइट? तो अगर मैं इम्प्लीकेशंस की बात करूं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, तो इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो नया नया मार्केट में लॉन्च किया जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट में न्यूनेस रहती है, तो जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें यहाँ पे प्रमोशन अपने प्रोडक्ट का बहुत तेजी से करना पड़ता है। एडवर्टीजमेंट है या सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स बहुत तेजी से अप्लाई करनी पड़ती हैं, ताकि वो कस्टमर्स तक अपनी बात पहुंचा सके, बता सके कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है, उसके फीचर्स के बारे में बताते हैं, लिक्रेटिव एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, ताकि कंज्यूमर्स प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है, ये तो रही एक बात। ठीक है, अब मार्केटर क्या करता है, कंज्यूमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों को अट्रैक्ट करने के लिए इंट्रोडक्टरी ऑफर्स निकालता है। ठीक है, जब वो प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसके साथ कुछ ऑफर्स भी देता है या ऑफर्स निकालता है, जैसे डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया या फिर और कोई अच्छे ऑफर्स दे दिए कंज्यूमर्स को, ताकि वो प्रोडक्ट को परचेज करे। क्योंकि कोई भी कंज्यूमर है, अगर वो देखता है मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो वो थोड़ा हेजिटेट करता है उस प्रोडक्ट को परचेज करने में। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि ये प्रोडक्ट के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये प्रोडक्ट कैसा निकलेगा, है ना? तो वो उस टाइम पे सोचता है कि मैं ऐसी जगह पे पैसा क्यों इन्वेस्ट करूं या अपना मनी क्यों ऐसी जगह पे लगाऊं जहां पे मुझे रिस्क है, जहां मुझे श्योरिटी नहीं है कि प्रोडक्ट कैसा होगा। इसीलिए मार्केटर्स क्या करते हैं, लुक्रेटिव ऑफर्स देते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्टरी ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज करे। ठीक, अब नेक्स्ट अगर मैं ग्रोथ स्टेज की बात करूं, तो यहाँ पे अब प्रोडक्ट जब आ जाता है इस ग्रोथ स्टेज में, तो प्रोडक्ट धीरे धीरे राइज करने लगता है, प्रोडक्ट की डिमांड जो है मार्केट में बढ़ना शुरू हो जाती है, राइट? तो इस टाइम पे जो मार्केटर है उसे लॉजिस्टिक्स पे ध्यान देने की जरूरत होती है कि प्रोडक्ट जो भी कंज्यूमर परचेज कर रहा है वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचे और कम टाइम में, और जहां कंज्यूमर चाह रहा है वहीं ये प्रोडक्ट उसके पास पहुंच जाए। ठीक है, मतलब कि प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए टू द राइट कंज्यूमर एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, तो जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो कंपैरेटिवली लो रखी जाती है, ताकि मैक्सिमम कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है,
और अगर आपको याद होगा, हमने अपने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट कैसा रहता है। तो इंट्रोडक्टरी स्टेज की बात करें तो प्रोडक्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि बेसिक प्रोडक्ट रहता है, राइट। अब जब प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में आ गया है, जब कंपनी को लग रहा है कि हाँ उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो इस टाइम पे वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशंस लाना शुरू करती है, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करेगी, गारंटी भी प्रोवाइड करेगी, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगी। कहने का मतलब इतना है कि अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को एनहांस करना शुरू कर देती है ग्रोथ स्टेज में, ठीक है। क्योंकि इंट्रोडक्टरी स्टेज में इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता होता है कि ये प्रोडक्ट कितने दिन सर्वाइव कर पाएगा, मार्केट इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इसीलिए इंट्रोडक्टरी स्टेज में जो प्रोडक्ट निकाला जाता है वो बेसिक प्रोडक्ट होता है, ठीक। आई होप यहां तक समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट आती है हमारी मैच्योरिटी स्टेज। अब देखिए, जब प्रोडक्ट हमारा ऑलरेडी ग्रोथ स्टेज में आ चुका है, प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, अब इस टाइम पे क्या होता है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी मार्केट में आ जाते हैं, ठीक है। जब वो देखते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने मार्केट को कैप्चर कर रखा है, तो वो भी सेम प्रोडक्ट लाइन में आ जाते हैं और कंपटीशन देने लगते हैं दूसरी फर्म्स को, ठीक है। अब जब मार्केट में कंपटीशन प्रिवेल कर रहा है तो कहीं ना कहीं बिजनेस फर्म की सेल्स के ऊपर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, राइट। कि जब मार्केट में ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स हैं तो कंज्यूमर के पास काफी ऑप्शन बढ़ जाता है, वो किसी से भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस फर्म को अपने कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कट डाउन करना पड़ेगा, डिस्काउंट देने पड़ेंगे, कुछ ऑफर्स देने पड़ेंगे ताकि कंज्यूमर्स कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को परचेज ना करें, ठीक है। अब सिर्फ प्राइस कट करने से या डिस्काउंट प्रोवाइड कर देने से कंज्यूमर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स इतनी इजीली अट्रैक्ट नहीं हो जाते, ठीक। तो यहाँ पे जो मार्केटर है, जो बिजनेस फर्म है, उसको प्रमोशनल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अपने प्रोडक्ट का बहुत तेजी से एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा ताकि कंज्यूमर्स को ये रियलाइज हो कि हाँ अभी ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब मार्केट में ऑलरेडी कंपटीशन ज्यादा होता है तो उस टाइम पे अगर आप अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली प्रमोट नहीं करेंगे, उसको प्रॉपरली एडवर्टाइज नहीं करेंगे, तो जो कंज्यूमर है वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ स्विच कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बिजनेस फर्म की पूरी कोशिश रहती है कि वो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को मैक्सिमम से मैक्सिमम स्ट्रेच कर सके, ठीक। अब ये लाइफ साइकिल स्ट्रेचिंग स्ट्रेटजीज का क्या मतलब है कि लाइफ साइकिल को किस तरह से मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्ट्रेच किया जा सके। मतलब कि एक प्रोडक्ट की अगर लाइफ साइकिल मैच्योरिटी स्टेज पे आ गई है कि वो थोड़े दिन बाद डिक्लाइन पे आ जाएगा, तो उसकी लाइफ साइकिल को हम कितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको अगर हम अडेप्ट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट थोड़े लंबे टाइम तक मार्केट में सर्वाइव कर पाए, ठीक। लास्ट पॉइंट है जहां पे हम बात करेंगे डिक्लाइन स्टेज की, ठीक है। अब देखिए, जब कंपनी ने लाइफ साइकिल स्ट्रेचिंग स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट किया, कोशिश की कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम टाइम तक मार्केट में सर्वाइव कर सके, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि जो उन्होंने टेक्निक्स को अडेप्ट किया है, जो स्ट्रैटेजीज लगाई हैं, वो सक्सेसफुली हो जाएं, राइट। तो अगर ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल नहीं होती हैं तो बिजनेस फर्म के पास अब ये ऑप्शन होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को विड्रॉ कर ले, या तो पार्शली या फुल्ली, ठीक है। क्योंकि अब उसको ये रियलाइज हो चुका है कि अब अगर मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करता रहूंगा तो शायद मैं जितना प्रॉफिट, जितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा था उतना भी नहीं कर पाऊंगा, उल्टा कंपनी लॉस में चली जाएगी, है ना। अब ये बिजनेस फर्म के लिए बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है कि जहां पे उसको डिसाइड करना है कि वो अपने प्रोडक्ट को पूरी तरह से मार्केट से हटाना चाहता है या पार्शियली मार्केट में रहना चाहता है, ठीक है। तो उसे कुछ एस्पेक्ट्स को कंसीडर करना पड़ता है, जैसे कि अपना रेवेन्यू देखना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट कितनी आ रही है, सेगमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, और उस बेसिस पे डिसाइड करता है कि उसको टोटली मार्केट से एग्जिट लेनी है, पार्शियली मार्केट में रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट एलिमिनेशन भी एक तरह से पार्ट होता है हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का। क्योंकि देखिए, प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, कंज्यूमर्स की नीड्स और वांट्स को देखते हुए प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए गए,
लेकिन उसके बाद अगर प्रोडक्ट ऐसी स्टेज पे आ जाता है जहां पे वो एलिमिनेट होने वाला है मार्केट से, अब मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं बिजनेस फर्म की ये अनसक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज को शो करता है, राइट। और जब प्रोडक्ट अनसक्सेसफुल रहा तो ये बिजनेस फर्म के लिए लॉस की सिचुएशन क्रिएट कर देता है, ठीक है। सो आई होप आपको इम्प्लीकेशंस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की समझ में आ गए होंगे अच्छे से। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब डिस्कस करते हैं हम लाइफ साइकिल स्ट्रेचिंग स्ट्रैटेजीज, जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, लेकिन मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया था कि क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, मीनिंग मैंने आपको समझा ही दिया है कि लाइफ साइकिल स्ट्रेचिंग स्ट्रैटेजीज का क्या मतलब होता है। ऐसी स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करना जिसके थ्रू प्रोडक्ट को हम मैक्सिमम टाइम तक मार्केट में सरवाइव करवा सके, मैक्सिमम टाइम तक प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। तो ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो बिजनेस फर्म को अडेप्ट करनी पड़ती है ताकि उनका प्रोडक्ट मार्केट में रहे, ठीक। तो जो सबसे कॉमन स्ट्रैटेजी है जो बिजनेस फर्म प्रैक्टिस करती है वो होता है हमारा रीपोजिशनिंग की। अब ये रीपोजिशनिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद होगा एसटीपी प्रोसेस में, जो कि आपका सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग वाले चैप्टर में है ना। तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ रीपोजिशनिंग क्या मतलब होता है। देखिए, जब मार्केट में कॉम्पिटिटर्स ज्यादा आ जाते हैं और सेम टाइप के प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देते हैं तो बिजनेस फर्म के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है मार्केट में सर्वाइव करना, राइट। तो उन्हें अपने प्रोडक्ट को रीपोजिशन करना पड़ता है, उसमें कुछ ऐसे फीचर्स लाने पड़ते हैं या कंज्यूमर्स को ऐसे फीचर्स के थ्रू पिच करना पड़ता है ताकि कंज्यूमर्स को ये रियलाइज हो कि हाँ, ये प्रोडक्ट उनके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है। अगर मैं आपके डेली लाइफ से कनेक्ट करके एक एग्जांपल दूं तो आप देखते होंगे ऑयल्स के ऐड आते हैं, फॉर्च्यून ऑयल है या फिर कोई सोयाबीन ऑयल है, एक्सेट्रा बहुत सी कंपनीज हैं, ठीक है। तो अब वो क्या बताती हैं कि उनका ऑयल कैसा है जो हार्ट पेशेंट्स के लिए ज्यादा अच्छा है ना, और उनके ऑयल में ज्यादा बेनिफिट्स हैं, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, वो नुकसान नहीं करेगा। तो ये क्या है, ये रीपोजिशन करने की टेक्निक है अपने प्रोडक्ट को ताकि मैक्सिमम कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को परचेज करें, ठीक है। क्योंकि अब बिजनेस फर्म्स ये जानती हैं कि जो कंज्यूमर है वो हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स को पिच ही करती हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करती हैं या अपने प्रोडक्ट को रीपोजिशन कर देती हैं जो प्रोडक्ट्स हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स को कंज्यूमर तक पहुंचाए, मतलब हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज रहते हैं कंज्यूमर्स के उनको टारगेट करती हैं ये, ठीक। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम अगर टूथपेस्ट का, तो पहले आयुर्वेदिक टूथपेस्ट नहीं आया करते थे, राइट। अब आप देखोगे तो हर ब्रांड में आपको आयुर्वेदिक टूथपेस्ट दिख जाएगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स दिख जाएंगी। वो क्यों? क्योंकि जो लोग हैं आजकल वो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट को यूज नहीं करना चाहते और ये मार्केटर बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स के थ्रू ही पिच करते हैं कंज्यूमर्स को जो उनके मतलब के हैं या फिर जहां पे कंज्यूमर्स ज्यादा अट्रैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट मार्केटर क्या कर सकता है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। अपने प्रोडक्ट में जो रॉ मटेरियल यूज कर रहा था वो बेटर क्वालिटी का यूज करेगा, प्रमोट करेगा अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा, और अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन के थ्रू ये बताएगा कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा रिलायबल है और ज्यादा ड्यूरेबल है पुराने प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, ठीक। तो यहाँ कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, इंजीनियरिंग टेक्निक्स जो पहले यूज कर रहे थे उसको और अच्छा करते हैं, बेटर क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स को यूज करते हैं और अपने प्रोडक्ट को एक न्यू डायमेंशन देते हैं, ठीक है। और ये कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं प्रमोशन के थ्रू कि हमारा प्रोडक्ट अब ज्यादा रिलायबल है और ज्यादा ड्यूरेबल है अगर हम पुराने प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को कंपेयर करें, ठीक। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट के फीचर्स में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ फैंसी बेनिफिट्स दिखाते हैं कंज्यूमर को ताकि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो। जैसे अगर एग्जाम्पल अगर हम ले तो रेफ्रिजरेटर्स आजकल हम देखते हैं जो 2 डोर या 3 डोर्स आती हैं, वो किस लिए आती हैं, ताकि कंज्यूमर्स को लगे कि हाँ मार्केट में कुछ नया आ रहा है। वरना जो रेफ्रिजरेटर्स पहले आती थी वो सिंगल डोर आती थी, लेकिन अब आप देखेंगे तो जो रेफ्रिजरेटर्स आज आती हैं वो एल्मेरा की तरह लगती है ना, डबल डोर, राइट। लास्ट पॉइंट है हमारा
इंक्रीजिंग द एस्थेटिक अपील ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि प्रोडक्ट की स्टाइलिंग पे काम करना, प्रोडक्ट की ब्यूटी पे काम करना, प्रोडक्ट की अपीयरेंस पे ज्यादा वर्क करना, ठीक है। और ये सब चीजें हम किस में देखते हैं, फैशन आइटम्स में, ठीक है। जैसे आपके अपैरल्स हो गए, हैंडबैग्स हो गए, इन सब चीजों में ये सब चीजें ज्यादा देखी जाती हैं। और अगर मैं ऑटोमोबाइल्स की भी बात करूं तो इसमें भी ऐसे इम्प्रूवमेंट्स देखे गए हैं, स्टाइलिंग उसकी भी काफी हद तक चेंज करी गई है, ठीक। लेट्स से अगर हम कार की बात करें तो आप आजकल देखते हैं कि कार कितनी ज्यादा फैंसी आने लग गई है, हर रेंज की कार आती है ना। और जैसा कंज्यूमर चाहे उसमें वैसे चेंजेस भी करवा सकता है, अगर उसको उसमें मॉडिफिकेशन चाहिए तो वो भी पॉसिबल है आज की डेट में, राइट। तो ये सब टेक्निक्स के थ्रू बिजनेस फर्म अपने प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को बढ़ा ले जाती है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब डिस्कस करते हैं हम लोग इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। अब ये टॉपिक स्पेसिफिकली एमकॉम फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं, ठीक। तो इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिस्कसेस द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द प्रोडक्ट इन मेनी कंट्रीज. This concept explains that the products pass through several stages of the product life cycle. The product is innovated in country, usually a developed country, to satisfy the needs of the consumers. The innovator country wants to exploit the technological breakthrough and starts marketing the product in the foreign country. Gradually, foreign country also starts production and becomes efficient in producing those commodities. As a result, the innovator country starts losing its export market and finds the import of that product advantageous. So in this way, the innovator country becomes the importer of the product. अब हो सकता है कि आपको यहाँ पे कुछ समझ में भी आया हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आया हो। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ, उसके बाद हम इसको एक कर्व के थ्रू ही समझेंगे, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उसको कौन डेवलप करता है, कौन बनाता है, एक डेवलप्ड कंट्री फॉर्म करती है, ठीक है। अभी क्यों करती है, क्या है, इसको आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैं बस आपको ब्रीफ कर रही हूँ, ठीक। तो प्रोडक्ट को एक डेवलप्ड कंट्री फॉर्म करती है, बनाती है, ठीक है, ताकि वो अपने डोमेस्टिक मार्केट के कंज्यूमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे प्रोडक्ट मार्केट कैप्चर करने लगता है, प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज पे पहुंच जाता है, तो वहां पे बिजनेस फर्म ये डिसाइड करती हैं कि हमको अब यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना है। तो उस टाइम पे क्या करती हैं, फॉरेन मार्केट को भी एक्सप्लोर करना शुरू कर देती हैं, फॉरेन मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देती हैं और वहां पे भी एक यूनिट को एस्टैब्लिश कर देती हैं ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो लार्ज क्वांटिटी में सेल हो सके, ठीक। अब धीरे धीरे जिस फॉरेन मार्केट में यूनिट को एस्टैब्लिश किया गया था, वो फॉरेन मार्केट भी अब क्या करने लगी, फॉरेन कंट्री क्या करने लगी, प्रोडक्शन करना शुरू कर दी, ठीक है। और अब वो खुद उस प्रोडक्ट को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। अब जब प्रोडक्ट को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है तो क्या वो प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेगी मेन कंट्री से, या मैं कहूँ पेरेंट कंट्री से, नहीं करेगी। अब जब पेरेंट कंट्री से इंपोर्ट नहीं करेगी तो पेरेंट कंट्री का एक्सपोर्ट गिर जाएगा, है ना। और जब फॉरेन कंट्रीज में यूनिट्स ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं और कुछ फॉरेन कंट्रीज ऐसी होती हैं या कुछ लोअर डेवलप्ड कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत कम होती है, जो प्रोडक्शन है वो काफी चीप रेट में किया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे पेरेंट कंपनी क्या करती है, वो खुद ही उन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना शुरू कर देती है। अब देखिए यहाँ पे सिनेरियो कितना ज्यादा चेंज हो गया। पहले पेरेंट कंपनी खुद प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती थी, दूसरी कंट्रीज की जो डिमांड है उनको फुलफिल करती थी, लेकिन अब सिनेरियो पूरा चेंज हो गया। जो पेरेंट कंपनी है वो खुद उन प्रोडक्ट्स को अब इंपोर्ट करना शुरू कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लाइन कह रहा है, इन दिस वे द इनोवेटर कंट्री बिकम्स द इंपोर्टर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक। आई होप इतना समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इस कर्व के थ्रू हम समझते हैं कि क्या क्या फेजेस होते हैं या किस तरह ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपके समझने के लिए कलर्स का यूज कर लिया ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें, ठीक। तो यहाँ पे कर्व 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है।
ये जो कर्व देख रहे हैं जो येलो है, ये किसको दिखा रहा है? इनिशिएटिंग कंट्री, मतलब कि जो इनोवेटर कंट्री है हमारी। ठीक, अब ये जो हमारा ग्रीन कर्व है, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ये क्या दिखा रही है? हमारी अदर एडवांस नेशन को। ओके, और जो हमारा ब्लू लाइन है, ब्लू कर्व, ये क्या दिखा रहा है? एलडीसी। एलडीसी का मतलब होता है लोअर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक, इतना समझ में आया। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ऊपर की तरफ हमारा एक्सपोर्टिंग शो हो रहा है और नीचे की तरफ हमारा इंपोर्टिंग शो हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि जो इनोवेटर कंट्री होती है वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, वो प्रोडक्ट को बनाती है। ठीक, अब कंट्री अगर इनोवेटर कंट्रीज का मतलब वो डेवलप्ड नेशन होगा, डेवलप्ड कंट्री होगी, वहां पे जो लोग रहते हैं उनकी जो इनकम है वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो जब प्रोडक्शन शुरू होता है, कोई प्रोडक्ट नया मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसकी प्राइसेस थोड़ी सी हाई रहती हैं अगर हम डेवलप्ड नेशन की बात करें। ठीक, तो वहां पे वही लोग प्रोडक्ट को परचेज कर पाएंगे जिनकी इनकम हाई है। तो इसीलिए जब प्रोडक्ट नया नया बनता है, नया मैन्युफैक्चर होता है, तो वो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही सेल किया जाता है, फॉरेन मार्केट में आगे नहीं भेजा जाता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम में जो हमारी इनिशिएटिंग कंट्री है वो यहाँ पे प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट करती है। ठीक है, और वहीं अगर मैं अदर डेवलप्ड नेशंस या अदर एडवांस नेशंस की बात करूं, तो वो यहाँ से अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना शुरू करते हैं। मतलब वो जो डेवलप्ड नेशन है, जो जिसने प्रोडक्ट को फॉर्म किया है, उससे प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना यहाँ पे शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? प्रोडक्ट हमारा धीरे धीरे ग्रोथ स्टेज की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट हमारा ग्रोथ स्टेज की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, तो जो आपकी इनिशिएटिंग कंट्री है वो क्या सोचती है कि हमें अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ लगानी चाहिए? फॉरेन कंट्री में लगानी चाहिए, ताकि हम अपने प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होता है? जो आपकी एडवांस नेशंस होती हैं वो प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ओके, अब जब प्रोडक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो इनिशिएटिंग कंट्री है उसने ये राइट दे दिया कि जो अदर एडवांस नेशंस हैं वो अब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्होंने उनकी जो टेक्निक्स उनको कॉपी कर लिया। तो जब प्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो हम इससे ये चीज एनालाइज कर सकते हैं कि जो हमारी इनिशिएटिंग कंट्री है और जो हमारी अदर एडवांस नेशंस है, सिर्फ यही दोनों ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वहीं अगर मैं लीस्ट डेवलप कंट्रीज की बात करूँ तो ये सिर्फ अभी कंजम्पशन ही कर रहे हैं, यहाँ पे अभी कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे धीरे धीरे जो एडवांस नेशंस हैं वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाती जा रही हैं, ठीक है, सिमिलर बेसिस पे यहाँ पे जो इनिशिएटिंग कंट्री है वो भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही है, लेकिन क्या होता है? ये अपने मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्ट इतनी तेजी से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है कि एक्सपोर्ट्स यहाँ डिक्लाइन हो रहे हैं। अब आते हैं हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, थोड़ा लाइन यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी बनी है, लेकिन समझ जाइएगा, ये एक सीधी लाइन आएगी। ठीक, अब जब हम इस पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो स्टैंडर्डाइज हो जाता है। ठीक है, अब प्रोडक्ट के स्टैंडर्डाइज होने का क्या मतलब होता है, पहले इसको समझ लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो चुका है, जो प्रोडक्ट बन चुका है, अब उसमें फर्दर कोई भी चेंजेस नहीं करे जाएंगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट को एज इट इज ही सेल किया जाएगा, कोई भी इनोवेशन टेक्निक्स अब उसमें नहीं लगाई जाएंगी। ठीक, अब इस पॉइंट पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो लोअर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी क्या करती हैं? प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं ना, ये ग्राफ राइज कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो लीस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, वो भी प्रोडक्शन करना शुरू कर देती हैं। तो अब यहाँ से हमने क्या एनालाइज किया कि जो हमारी इनिशिएटिंग कंट्री थी वो तो प्रोडक्शन कर ही रही थी। ठीक है, अब अदर एडवांस नेशन भी प्रोडक्शन कर ही रहे थे, लेकिन अब जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है वो भी इसमें शामिल हो जाती हैं, वो भी प्रोडक्शन करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो अदर डेवलप्ड नेशंस है या अदर एडवांस नेशंस हैं उनका यहाँ पे प्रोडक्शन तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है,
और वहीं अगर हम इनिशिएटिंग कंट्री का देखें तो यहाँ पे इनका एक्सपोर्ट्स तेजी से डिक्लाइन कर जाता है और ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि इन्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और इससे एक चीज और निकल के ये आती है कि अब जो अदर एडवांस नेशंस हैं वो क्या करेंगी, जो प्रोडक्ट है वो जो इनिशिएटिंग कंट्री है उसको एक्सपोर्ट करेगी, एज वेल एज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करेगी, क्योंकि अभी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री ने प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया है ना। अभी कहीं पे उनकी प्रोडक्शन की ग्रोथ नहीं हुई है, ना उनके प्रोडक्शन की कोई पीक आई है। ठीक, तो अदर एडवांस नेशन दोनों को ही प्रोडक्ट सेल करेंगी, दोनों को ही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगी, इनिशिएटिंग कंट्री को भी और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को भी। ठीक है, अब आती है हमारी लास्ट स्टेज जो कि आप ये देख रहे हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, जो हमारे अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है वो क्या करती हैं, उनका प्रोडक्शन यहाँ पे तेजी से बढ़ने लग जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स की जो टेक्निक्स है उसको कॉपी कर लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका ग्राफ आप देखेंगे तेजी से राइज कर रहा है। ठीक, अब जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहां पे प्रोडक्शन करना काफी चीप होता है, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, तो पॉपुलेशन ज्यादा है तो लेबर भी ज्यादा होगी, और लेबर ज्यादा होगी तो लेबर की जो कॉस्ट है वो कम होगी, तो प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट आएगी वो भी कहीं ना कहीं कम आएगी। राइट, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका प्रोडक्शन तेजी से बढ़ने लग जाएगा। और अगर मैं अदर एडवांस नेशंस की बात करूं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये भी डिक्लाइन स्टेज पे आ रहे हैं, इनका जो एक्सपोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं फॉल कर जाता है। ठीक, अब इसका इम्पैक्ट ये भी आता है कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं अब वो क्या करेंगी, अब वो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगी, किसको, इनिशिएटिंग कंट्री को। ठीक है, इनिशिएटिंग कंट्री को प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगी, एज वेल एज ये अदर एडवांस नेशन को भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कहा जाता है रिवर्स इंपोर्ट। ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा था कि जो इनिशिएटिंग कंट्री थी, जिसने इनोवेशन किया, जिसने प्रोडक्शन को स्टार्ट किया, प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, वो एक ऐसी स्टेज पे आ गई जहां पे उसे खुद प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, इन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना इसलिए भी उनको चीप पड़ेगा क्योंकि हमने बताया भी आपको, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे जो लेबर कॉस्ट होती है वो कम होती है, तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी कम आएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं उनको काफी चीप पड़ेगा प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करना। ठीक है, आई होप इतना पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा, 2-3 बार सुनिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक बार इसकी स्टेजेस को हम पढ़ लेते हैं, हालांकि मैंने जो अभी आपको समझाया है वही यहाँ पे लिखा है, लेकिन एक बार रीड आउट कर लेते हैं तो थोड़ा क्लियर और हो जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ। सो इन द बिगिनिंग developed countries possesses resources to make innovations in terms of technological know-how and capital. The customers in the home country are also affluent to buy the new products. After meeting the demand of the home country, the manufacturers explore foreign markets. Thus, the firm serves its home market first and then begins to export the new प्रोडक्ट। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो हाईली डेवलप्ड नेशंस है वहां पे अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो जो प्रोडक्ट है वो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, तो इसलिए डोमेस्टिक मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। ठीक, फिर जब प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज पे पहुंच जाता है तो प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, उस टाइम प्रोडक्ट की प्राइस को भी कम किया जाता है ताकि वो प्रोडक्ट फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैच्योरिटी। So in the second phase, importing countries gain familiarity with the new product. Gradually, producers in the developed importing countries begin producing the product for their own markets because product innovations move to other countries. Production in foreign countries will reduce the exports of the innovating firm. ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा डिक्लाइन स्टेज। So during this stage, foreign production becomes competitive in export market. Foreign firms gain production experience and move down the cost curve. If they have lower cost than the innovating firms, which is frequently the case, they export to the third country markets, replacing the innovators' exports there. So in this stage, the product gets widely disseminated and the products start becoming standardized. ठीक,
लास्ट पॉइंट हमारा ऑब्सोलेंस और एलिमिनेशन. सो इन दिस फेज the foreign producers now have sufficient production experience and economies of scale to allow them to export back to the innovators home country. ठीक है, तो लास्ट स्टेज में क्या होता है, जो हमारी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है जो कि पहले प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रही थी, उसके पास एक्सपर्टाइज आ जाती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाती है, और वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाती है जब वो खुद प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है और इनोवेटिव कंट्री को प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने लगती है. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम भी स्किप मत करिएगा. अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रिवाइंड करके जरूर सुन लीजिएगा. ठीक है, आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि मैंने काफी देर लगा दी आने में. अब डिस्कस करते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में. ठीक है, so product development is an important way of satisfying the growing requirements of the customers. The company should always strive for product development. This means that even if the sales turnover of the company's product in the market is reasonable, the firm should not become complacent but should be constantly looking for opportunities to improve the items in terms of customers' perception. तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन न्यू प्रोडक्ट को क्यों डेवलप करती है, ताकि वो अपने कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल कर सके, और जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं, उनको कंसिडर करके वो एक नया प्रोडक्ट निकाल सके या अपने प्रोडक्ट में कुछ डेवलपमेंट कर सके. ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि अगर किसी फर्म या किसी कंपनी का प्रोडक्ट्स अच्छे चल रहे हैं तो वो उधर ही तक स्टिक हो जाए. ठीक है, वो आगे एक्सप्लोर करने की कोशिश ना करें. उन्हें हमेशा मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना चाहिए कि वो और कैसे अपने प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं, और कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं उसको भी एनालाइज करते रहना चाहिए. ठीक है, क्योंकि डे बाय डे कंज्यूमर्स की डिमांड भी चेंज होती रहती है, कंज्यूमर्स का बिहेवियर चेंज होता रहता है, कंज्यूमिंग पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं, कंजम्पशन पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं कंज्यूमर्स के. तो इन अपॉर्चुनिटीज को प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए, मार्केट को प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए, और अपने प्रोडक्ट्स में टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन या डेवलपमेंट्स करते रहने चाहिए. ठीक, दिस प्रोडक्ट डेवलपमेंट डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई टेक्निकल और क्वालिटी इंप्रूवमेंट. इट मे मीन changes in quality or making alteration in terms of size, shape, color, design, packaging, branding, labeling, etc. It may mean style or features improvement, and in respect of certain items it may mean replacing the old products with a substitute product that meets the same customer requirements better. अब ये जरूरी नहीं है कि अगर हमको प्रोडक्ट को अपने डेवलप करना है, प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाने, तो हमें टेक्निकल बेसिस पे ही उस प्रोडक्ट में चेंजेस लाने की जरूरत है. ऐसा नहीं है. हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट को रिसाइज कर सकते हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, पैकेजिंग चेंज कर सकते हैं. ठीक है, ब्रांडिंग है, लेबलिंग है, ये सब चीजों में कहीं ना कहीं हम चेंजेस ला सकते हैं अगर हमें प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है. या फिर ये भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की स्टाइलिंग चेंज कर दे, प्रोडक्ट के फीचर्स में थोड़े से इंप्रूवमेंट ले आए. ठीक, अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट का सिर्फ ये भी मतलब नहीं होता है कि प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाए. हो सकता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था मार्केट में, उसको हम किसी दूसरे प्रोडक्ट्स के थ्रू रिप्लेस कर दें, ताकि वो जो कंज्यूमर सेटिस्फाई हो रहे थे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, जो पुराना प्रोडक्ट था, और उनको अच्छा प्रोडक्ट देकर और बेटर प्रोडक्ट देकर और इम्प्रूवमेंट करके उस प्रोडक्ट में उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं, ताकि कंज्यूमर्स को सेटिस्फैक्शन फील हो. ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंस है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की. ठीक है, टू अश्योर अ फर्म सर्वाइवल, न्यू प्रोडक्ट में ऑफर डिफरेंशियल एडवांटेजेस, लीड टू सेल्स ग्रोथ और स्टेबिलिटी, इंक्रीजेस प्रॉफिट्स एंड कंट्रोल, एक्सप्लॉइट टेक्नोलॉजी, respond to consumers needs and diversify product offerings to reduce risk. अब प्रोडक्ट को नए तरह से डेवलप करने से क्या फायदा होता है, डिफरेंशियल एडवांटेजेस मिलते हैं फर्म को. ठीक है, सेल्स भी बढ़ती है, और कहीं ना कहीं जब सेल्स बढ़ती है तो मार्केट में स्टेबिलिटी भी आती है. ठीक, सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और मार्केट ज्यादा कैप्चर कर लेंगे तो मार्केट में कंट्रोल भी फर्म का बढ़ जाएगा. ठीक है, टेक्नोलॉजीज को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करा जाता है टेक्नोलॉजी का, ताकि बेस्ट प्रोडक्ट बनाया जा सके चीप रेट पे. ठीक,
और जब प्रोडक्ट में न्यू इनोवेशंस होते हैं, प्रोडक्ट न्यूली तरह से डेवलप किया जाता है, तो कंज्यूमर्स की नीड को ध्यान रख के ही किया जाता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में जैसे चीजें चेंज होती जाती है, मार्केट का सिनेरियो जैसे चेंज होता जाता है, बिजनेस फर्म्स भी उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स में अडेप्टेशंस लाते रहते हैं, चेंजेस लाते रहते हैं, ठीक। और इस प्रोडक्ट डेवलपमेंट के थ्रू जो बिजनेस फर्म होती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स की रेंज को भी कहीं ना कहीं बढ़ा लेती हैं, है ना। अभी हो सकता है कोई पुराना प्रोडक्ट है उसको रिप्लेस कर दिया जाए, ये हो सकता है बिजनेस फर्म कोई नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर दे, ठीक। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं बिजनेस फर्म का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं रिस्क को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करती हैं, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देख लेते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में। ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर में कई बार प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक। चाहे फर्स्ट ईयर की बात करूं चाहे सेकेंड ईयर की बात करूं, ओके। सो फॉलोइंग आर द स्टेप्स टेकन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सबसे पहला स्टेप है हमारा आइडिया जनरेशन, नेक्स्ट है आइडिया इवेल्युएशन, थर्ड इंजीनियरिंग डेवलपमेंट, फोर्थ टेस्ट मार्केटिंग एंड फिफ्थ कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा यहाँ पे आइडिया जनरेशन का, ओके। सो द वाइटल स्टेप इज टू जनरेट आइडिया। The product idea generation means fusion of perceived needs with the recognition of a technical opportunity. That is, the perceived needs may be new or old, apparent or latent, currently partly fulfilled or unfulfilled. So new product ideas can come from several sources including customers, competitors, employees, इंटरनेट वेब पेजेस, सेल्स पर्सनल्स एंड कंप्लेंट्स वेबसाइट्स। तो देखिए पहला स्टेप क्या होता है, आइडिया को जनरेट करना। सबसे पहले सोचना कि हम ऐसा क्या नया चीज लेके आए, ऐसा क्या नई इनोवेटिव टेक्निक के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को फॉर्म करें कि वो मार्केट में सर्वाइव कर पाए, मार्केट में अपनी जगह बना सके, ठीक। अब प्रोडक्ट को बनाना है, सबसे पहले उसका आइडिया होना चाहिए कि किस तरह बनाना है, कैसे करना है, सारा प्रोसेस, ठीक। तो अब ये जरूरी नहीं है कि जो ये आइडिया है ये सिर्फ एक सोर्स से आ सकता है, कस्टमर से भी आ सकता है, कॉम्पिटिटर से भी आपको आइडिया जनरेट हो सकता है, आपके अपने एम्प्लॉय से भी हो सकता है, इंटरनेट वेब पेजेस हो गए, सेल्स पर्सनल, इवन कंप्लेन वेबसाइट के थ्रू भी आइडिया को जनरेट किया जा सकता है। क्योंकि देखिए कंप्लेन वेबसाइट पे जो कंज्यूमर्स प्रॉब्लम फेस करते हैं वो वहां मेंशन करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर सकती हैं, उस कंप्लेन को ध्यान रख के अपने प्रोडक्ट को चेंजेस ला सकती हैं, कुछ इनोवेशन ला सकती हैं, है ना। हो सकता है उन्हें कोई आइडिया इससे समझ में आ जाए कि हाँ अगर वो प्रोडक्ट्स में इस तरह से मॉडिफिकेशन करें या प्रोडक्ट्स में इस तरह से चेंजेस करें तो कंज्यूमर की जो कंप्लेन है वो कम हो जाएगी, या फिर जो कंज्यूमर को प्रॉब्लम आ रही है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वो खत्म हो जाएगी, ठीक। अगर कस्टमर्स की भी बात कर लूं तो देखिए आपको पता होगा या आपने खुद भी ये चीज एनालाइज की होगी, आप कोई शॉप पे जाते हैं, थोड़ी अच्छी शॉप पे, जैसे अगर मैं शॉपिंग मॉल्स की बात करूं तो वहां पे वो आपसे कहते हैं फीडबैक देने के लिए, रेटिंग्स देने के लिए, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हेल्प करती हैं कंपनी को कि उनको समझ में आता है कि कंज्यूमर कितना सेटिस्फाइड हो रहा है हमारे प्रोडक्ट से, कितना नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है, या फिर हमें किस एरिया में ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, ठीक। The power to observe subtle and explicit trends in the macro and micro business environment can provide clues about possible product and service introduction opportunities. For example, Ratan Tata's observation of a family of 4 dangerously perched on a two-wheeler gave him an idea to create a car priced at just ₹1 lakh. तो देखिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, बस बिजनेस फर्म को प्रॉपरली उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है, प्रॉपरली एनालाइज करने की जरूरत है कि किस तरह उन अपॉर्चुनिटीज को वो बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर सकता है। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल ले रतन टाटा जी का, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि 4 लोग एक ही स्कूटर पे बैठ के जा रहे हैं जो कि काफी ज्यादा डेंजरस होता है, तो उन्होंने सोचा कि अगर वो कोई ऐसी कार बना दे जो कि काफी इकोनॉमिकल हो, ज्यादा प्राइस की भी ना हो, पीपल अफोर्ड कर सके, तो ये काफी बेनिफिशियल होगा उन लोगों के लिए जो इस तरह से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बनाई थी नैनो, जो कि काफी कम प्राइस की थी और एक टाइम था जो नैनो काफी ज्यादा चली भी, है ना, काफी ट्रेंड में रही भी, ठीक है। तो
बिजनेस फर्म को प्रॉपरली मार्केट को एनालाइज करने की जरूरत है, ऑब्जर्व करने की जरूरत है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हमेशा मार्केट में रहती हैं, लेकिन वो नजर चाहिए बस देखने की, ठीक। So with the advent of interactive communication technologies, customers are invited by firms to co-create solutions for themselves. For example, companies like Philips invite their customers to suggest ideas for new products and product improvement. अब देखिए, कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कस्टमर्स को खुद इनवाइट करती हैं और उनसे सजेशन मांगती हैं, उनसे आइडियाज मांगती हैं कि वो किस तरह अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाएं, किस तरह प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो उनके प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, वो जानता है कि प्रोडक्ट में क्या चीज की कमी है, क्या अच्छा है, तो उन कमी को कैसे दूर किया जाए वो सबसे ज्यादा अच्छा कौन बता सकता है, जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, ठीक। तो इसीलिए कंपनीज कंज्यूमर को अप्रोच करती हैं ताकि वो खुद बताएं कि उन्हें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और कंपनी उन चीजों को कंसिडर करके फर्दर अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट ला सके, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइडिया इवैल्यूएशन। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली जब कंपनीज आइडिया जनरेट कर लेती हैं, आइडियाज उनके पास आ जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक आइडिया आएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडिया आएंगे, क्योंकि कुछ एम्प्लॉय से लिए, कुछ कंज्यूमर से लिए, है ना, कुछ कॉम्पिटिटर से आ गए, कुछ कंप्लेंट से आ गए। तो इन अब आइडियाज की स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है कि ये देखना, ये एनालाइज करना कि कौन सा आइडिया ज्यादा बेटर है, कौन सा नहीं, मतलब किस आइडिया को अगर वो कंसिडर करके आगे प्रोडक्शन में चेंजेस करती हैं, अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाती हैं, तो वो फ्रूटफुल होगा, ठीक है। और ये चीज एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है और इसमें प्रॉपर ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, ठीक है। द सेकेंड स्टेप इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट process is idea screening. It is also said as scrutinizing ideas. Poor ideas are weeded out. This step is aimed at reducing the number of ideas. So the rationale is that product development costs rise substantially with each successive stage of development. Screening out a good idea implies potential loss of sales, market share, and competitive advantage opportunity. However, when a bad idea is pushed forward, the firm may end up spending precious resources in pursuing a bad product. An idea must be worth pursuing. तो ठीक है, मैंने आपको ये बताया ही कि पहले स्क्रूटनाइजिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपरली देखना पड़ेगा कि कौन सा आइडिया ज्यादा बेनिफिशियल है फ्यूचर के लिए और कौन सा नहीं है। अगर हमने बैड आइडिया को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट चले जाएंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट कभी भी फ्रूटफुल नहीं होगा। और हमने अगर गुड आइडिया को स्क्रीन आउट कर दिया, निकाल दिया, बाहर कर दिया, तो हमारा बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। सेल्स भी गिर जाएगी, मार्केट शेयर भी गिर जाएगा, और जो कंपनी का कंपटीशन था मार्केट में, या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपॉर्चुनिटी थी जिसमें कंपनी के पास सबसे ज्यादा एडवांटेज था, जिस प्रोडक्ट को वो अच्छे से बना सकती थी, वो भी खराब हो जाएगा, ठीक। तो आइडिया की स्क्रीनिंग करना प्रॉपरली बहुत जरूरी है। सिर्फ आइडिया को जनरेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको प्रॉपरली एनालाइज करके ये देखना कि कौन सा आइडिया हमारे बिजनेस के लिए ज्यादा अच्छा होगा, ये एनालाइज करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। So idea screening calls for the conduct of multi-dimensional analysis. First, an idea must be evaluated from the customer's perspective. It should make sense to the potential buyers. It must embody utility valued by customers. That is, that idea must make customer sense. Second, an idea is worth pursuing if it can lead to the creation of a competitively superior product. तो आइडिया को प्रॉपरली इवेल्युएट करने के लिए, समझने के लिए मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करना जरूरी है। मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब हुआ डिफरेंट एरियाज को एनालाइज करना जरूरी है, ठीक। सबसे पहले समझना जरूरी है कि कंज्यूमर का क्या पर्सपेक्टिव है, कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर्स की क्या डिमांड है, उस अकॉर्डिंग उस आइडिया को लेना, ठीक। और फिर ये देखना कि जो पर्टिकुलर आइडिया हमने कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से सेलेक्ट किया है वो एक सुपीरियर प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकता है या नहीं, मतलब अगर हम उस आइडिया को किसी प्रोडक्ट में इंप्लीमेंट करें तो वो एक अच्छा प्रोडक्ट बनके निकलता है या नहीं निकलता है, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमारा इंजीनियरिंग डेवलपमेंट। Whatever idea is approved is converted into an improved product.
The very few products which survive business analysis are created and developed on a limited scale. For the first time, the idea takes a concrete form at this stage and a few prototypes are produced as samples. The purpose is to examine whether or not the nature of the finished product is technically okay. For example, the fragrance of a new perfume may be sniffed, a new coffee mix may be tasted, and a new nib may be used for writing. So experts also go through other aspects of end product, including packaging, design and possible brand name or labeling. तो शुरू से अगर बात करें तो हमने सबसे पहले बात किया था आइडिया जनरेशन का, कि पहले आइडियाज को जनरेट करना है, ठीक। उसके बाद जब हमारे पास आइडियाज आ गए डिफरेंट सोर्सेज से, चाहे वो इंटरनल हो या चाहे वो एक्सटर्नल सोर्सेज हो, ठीक। जब हमारे पास आइडियाज आ गए तो हमने उसकी प्रॉपरली स्क्रीनिंग कर ली, ठीक है। अब जो हमने आइडियाज की स्क्रीनिंग कर ली, हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमें ये पर्टिकुलर आइडिया अपने प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट करना है। तो अब इंजीनियरिंग डेवलपमेंट में क्या होता है, जो आइडिया है उसको कॉन्क्रीट फॉर्म दिया जाता है, मतलब कि उसको प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट किया जाता है और कुछ सैंपल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। अब इन सैंपल्स को प्रोड्यूस करने का मोटिव क्या होता है, ताकि ये एग्जामिन किया जा सके कि जो प्रोडक्ट बन के आया, जो फिनिश प्रोडक्ट बन के आया, वो टेक्निकली ठीक है या नहीं है, या फिर उसमें अभी भी कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल भी अभी डिस्कस किया कि अगर कोई कंपनी है वो न्यू परफ्यूम को लॉन्च कर रही है, तो परफ्यूम का मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, या मेन परफ्यूम में हम क्या देखते हैं, उसकी फ्रेग्रेंस, है ना। अगर उसकी फ्रेग्रेंस नहीं अच्छी है तो क्या परफ्यूम परचेज करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक। अब इस चीज को टेस्ट करना जरूरी है कि जो फ्रेग्रेंस है वो कैसी है, अच्छी है या नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है या ठीक है। अगर लेडीज के पर्पज से बन रही है तो उसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी माइल्ड होनी चाहिए, अगर जेंट्स के पर्पज से बन रही है, या मैं कहूँ मेल के पर्पज से बन रही है, तो वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उन सबको एनालाइज किया जाता है, ठीक। इसके अलावा एक्सपर्ट्स और क्या देखते हैं कि पैकेजिंग कैसी हुई है प्रोडक्ट की डिजाइन कैसी है, उसकी लेबलिंग प्रॉपरली की गई है नहीं की गई है, ठीक है। प्रोडक्ट में जो हर चीजें मेंशन होनी चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर, उसकी एमआरपी हो गया, उसका बैच नंबर हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गया, एमआरपी हो गया, ये सब प्रॉपरली लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो इन सब चीज को एनालाइज किया जाता है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट मार्केटिंग। So once the prototype of the product are ready, the company does not go in for commercial production immediately. Though all care might have taken till now to come out with a product that meets the present need of the consumer, it is advisable to test market before commencing commercial production. अब देखिए, जब हमने अपने आइडियाज की प्रॉपरली स्क्रीनिंग कर ली, ठीक है, और उसके बाद हमने एनालाइज कर लिया कि हमें कौन सा आइडिया सेलेक्ट करना है, हमने उसको क्या किया, एक कॉन्क्रीट फॉर्म दिया, प्रोडक्ट बनाया, एक सैंपल प्रोडक्ट बना लिया, ठीक। अब सैंपल प्रोडक्ट बनाने के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम प्रोडक्ट को तुरंत मार्केट में सेल करना शुरू कर देंगे, उसका कमर्शियलाइजेशन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। पहले प्रोडक्ट की टेस्ट मार्केटिंग करी जाएगी। अब ये टेस्ट मार्केटिंग क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। टेस्ट मार्केटिंग इज सेलिंग द प्रोडक्ट अंडर कंडीशंस इन अ मार्केट व्हिच टू द एक्सटेंट पॉसिबल रिफ्लेक्ट द कंडीशंस लाइकली टू प्रिवेल इन द मार्केट at the time of commercial sales. Test marketing will enable the company to get the feedback on its offers so that the drawback can be rectified before commercial production. ठीक है, तो टेस्ट मार्केटिंग का क्या मतलब हुआ, प्रोडक्ट्स को एक सर्टेन कंडीशन में सेल करना, एक पर्टिकुलर छोटी मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करा जाता है, ठीक है, बेचा जाता है और देखा जाता है कि वहां पे कंज्यूमर्स का क्या रिस्पॉन्स है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, और फीडबैक भी लिया जाता है, ठीक। और फीडबैक लेना इसलिए जरूरी है ताकि पता चल पाए कि प्रोडक्ट में कोई चेंजेस की जरूरत है या नहीं, प्रोडक्ट में कोई मॉडिफिकेशंस की जरूरत है या नहीं, और अगर कोई प्रोडक्ट में ड्रॉबैक्स हैं, कुछ फॉल्ट्स हैं, तो उसको रेक्टिफाई किया जा सके कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले, ठीक है। क्योंकि अगर हम कमर्शियलाइजेशन कर दिए, प्रोडक्ट को मार्केट में पूरी तरह से निकाल दिया और कंज्यूमर्स को अगर प्रोडक्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, तो जो फर्म है उसका पैसा क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को परचेज ही नहीं करेंगे, राइट। आपने ये चीज खुद भी एनालाइज की होगी कि जो न्यूज़पेपर है उसमें आपने कई बार देखा होगा कि शैम्पू के जो शैशे होते हैं वो स्टिक करके दिए जाते हैं। तो वो किस लिए दिए जाते हैं, ताकि कंज्यूमर्स उन सैंपल्स को यूज करे और
देखें कि उसको कैसा लग रहा है, ठीक है। और कंज्यूमर से फिर फीडबैक भी लिया जाता है कि प्रोडक्ट कैसा था। अगर कंज्यूमर्स का फीडबैक पॉजिटिव रहता है तो कहीं ना कहीं कंपनी को ये लगता है कि हाँ उसका प्रोडक्ट सही है, और फिर वो फर्दर मार्केट में उसको रिलीज कर देती है। और कंज्यूमर्स अगर नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो उस फीडबैक को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कंसिडर करती हैं, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम होती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करती हैं, ताकि वो जब प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज करें, मार्केट में सेल करने की कोशिश करें, तो वो प्रोडक्ट उनको बेनिफिट दे। क्योंकि अगर बिना टेस्ट मार्केट के प्रोडक्ट को मार्केट में रिलीज कर दिया तो हो सकता है बिजनेस फर्म को काफी लॉस झेलना पड़ जाए, ठीक है। However, the company should guard against two problems during test marketing. One, it should ensure that competing firms do not benefit by advanced information on the company's strategy, which may enable them to take effective preventive measures. And two, test marketing should not raise the expectations of the consumers too much, because if the company is not able to rise to expectations subsequently, its sales will be badly affected. अब देखिए, टेस्ट मार्केटिंग करते समय कंपनी को दो चीजें एनालाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। सबसे पहला ये कि जो स्ट्रैटेजी, जो आइडिया या जो प्रोडक्ट वो मार्केट में अपने रिलीज कर रही है, उस प्रोडक्ट की वजह से जो कंपीटिंग फर्म है, जो मार्केट में ऑलरेडी कंपीट कर रही है फर्म्स, उनको फायदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी कंपीटिंग फर्म को फायदा हो गया तो आप कभी भी मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टेस्ट मार्केटिंग के थ्रू अपने कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है। कंपनी जितना कर सकती है, जितना प्रॉमिस कर सकती है, सिर्फ उसे उतना ही करना चाहिए, ठीक है। अगर आपने एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ा दी और आप अगर उसकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाए या उनकी एक्सपेक्टेशंस तक काम नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से आपकी सेल्स के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, ठीक है। जैसे कि सपोज करिए कोई फर्म है, ठीक है, वो एक नया प्रोडक्ट बना रही है, कोई आयुर्वेदिक या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ठीक। अब क्योंकि हम जानते ही हैं कि आजकल लोग केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट को कम यूज करना चाहते हैं, है ना। तो कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाया उसने, ठीक है, आपने वो सैंपल यूज किया, आपको बहुत अच्छा लगा और आपको लगा कि ठीक है, जब ये प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो मैं उसको जरूर परचेज करूंगी, ठीक। अब जब प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज किया जाता है और आप उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो आप ये एनालाइज करते हैं कि प्रोडक्ट सिमिलर बेसिस पे नहीं है जो आपने सैंपल यूज किया था। मतलब जो आपके सैंपल प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो कहीं ना कहीं जो मेन प्रोडक्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको गुस्सा भी आएगा कि कंपनी ने बोला कुछ और दिया कुछ और, है ना। तो यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स है वो बैडली इफेक्ट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, राइट। सो आई होप ये समझ में आ गया। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। लास्ट पॉइंट है हमारा कमर्शियलाइजेशन का। So test marketing is the last stage before a company takes a decision regarding whether to go ahead with the commercial production or what modifications are still required in the product, or to drop the exercise totally. Once it is decided to proceed to the next stage, it should initiate steps for commercial production of the product. तो ये अभी हमने डिस्कस भी किया कि कंपनी जब टेस्ट मार्केटिंग कर लेती है तो उसको ये समझ में आ जाता है कि कंज्यूमर्स प्रोडक्ट से क्या चाह रहा है, ठीक। अगर कंज्यूमर तरफ से फीडबैक अच्छा आता है तो कंपनी समझ जाती है कि हाँ वो प्रोडक्ट को मार्केट में निकाल सकती है। अगर फीडबैक नेगेटिव आता है तो अब वहां पे ये कंपनी को सोचना पड़ता है कि वो आगे कमर्शियल प्रोडक्शन करे या ना करे, या फिर प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशंस करे, या इस प्रोडक्ट को ही टोटली ड्रॉप कर दे, इसका आइडिया ही ड्रॉप कर दे, इस प्रोडक्ट को मार्केट में अब रिलीज ही ना करे, ठीक। So test marketing is the last stage where the company still has time to decide as to whether any more modifications are required in the product, or it can go ahead with commercial production or altogether drop the idea. Once it is decided to go ahead with the commercial production, the firm may initiate actions in this regard. However, it is highly important that the time gap between the test marketing and introduction of the product in the market is kept to be the minimum. ओके देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो टेस्ट मार्केटिंग जब की गई और जब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, इसके बीच में जो टाइम गैप होता है वो मिनिमम होना चाहिए। अगर इस टाइम गैप को बढ़ा दिया गया, इन दोनों के बीच में वेरिएशन ज्यादा आ गया,
तो बिजनेस फर्म के लिए ये एक सिचुएशन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। वो क्यों हो सकती है इसको समझिए। देखिए, जब हम टाइम गैप को बढ़ा देते हैं तो हम जानते हैं ना कि रोज नई नई चीजें डेवलप होती जा रही है, रोज मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, रोज हमारे एनवायरनमेंट में भी कोई चेंजेस आते रहते हैं, तो एनवायरमेंटल कंडीशंस भी चेंज हो सकती हैं, कंज्यूमर का कंजम्पशन बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। तो उस टाइम पे जो कंपनी ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया था वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए जब टेस्ट मार्केटिंग की जाए और जब प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए, इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, ताकि प्रोडक्ट टाइम से मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाए और वो प्रोडक्ट रेवेन्यू जनरेट करवा पाए। ठीक, see, if the time gap is large, it is likely that in the meantime changes have taken place in environment or consumer choice, and the investment made by the company so far might turn out to be a wasted one. ठीक, so I hope ये समझ में अब आ गया होगा और आज का हमारा सेशन भी यहीं तक था। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में हम, जहां डिस्कस करेंगे नई यूनिट को। आपकी ये यूनिट भी फिनिश हो जाती है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। और हाँ, मैं जानती हूँ कि आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं इसको आपको पार्ट्स में प्रोवाइड करूँ, क्योंकि फिर जब पार्ट्स में प्रोवाइड कर दो तो थोड़ा कॉन्सेप्ट इधर उधर हो जाता है, क्योंकि जब एक ही कॉन्सेप्ट पे एक ही पैटर्न पे सब चीज़ें चल रही हैं तो वो एक ही वीडियो में ही कवर करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो मोनोटनस नहीं लगेगी, बोरिंग एकदम नहीं लगेगी। ओके, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।